अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है वो नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह आज किसी किस्म का कोई टेक्निकल इशू नहीं है। आज हम सबसे पहले अपना लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। बोर्ड मार्कर ज़रा ले आइए जी मेरा बेटा। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के भाई इसमें से अगर शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट, ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो मेरा बेटा इस चैप्टर का भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी पे रखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दो चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ ली थी, सिस्टम किसे कहते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, लेकिन मैं दोबारा से फिर शुरू से आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बॉडीज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं, उसको मेरा बेटा हम सिस्टम का नाम देते हैं। अब मेरा बेटा आप लोगों से उस दिन भी मैंने कहा था कि आपने यहाँ पे जब क्लास ज्वाइन कर लेनी है तो आपने किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं करनी, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। कैसे हैं आप सब, ये सारी बातें मेरा बेटा बाद में भी की जा सकती हैं। तो इसको हम नाम देते हैं सिस्टम का। जैसे कि मैं ये बात कर दूँ कि यार ये कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, एक रीजन है जिसके अंदर, रूम के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके अंदर जितने भी लोग हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक सिस्टम बना रहे हैं। एक घर के अंदर एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर जो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी एक सिस्टम है। एक शहर के अंदर एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी सिस्टम है। एक पूरे पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक बाउंड्री है इस पाकिस्तान की, उसके अंदर जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो भी एक सिस्टम है। सो ग्रुप ऑफ सर्टेन बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट ना करे, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, no external force acts on the system। ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। ऐसे सिस्टम को मेरा बेटा हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब मेरा बेटा अगेन मैं वही चीज अब बात करता हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे, अंदर इंटरनली आपस में ऑब्जेक्ट जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन बाहर से सिस्टम में जब किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगती, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं मेरा बेटा। इसलिए मैंने शुरू से ही बता दिया था कि अब सबसे पहले एक सिस्टम की बात की, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की बात की। एक सर्टेन बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं, बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, उसको हम सिस्टम का नाम देते हैं। और ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ऑब्जेक्ट मोमेंटम जितना लॉस करता है उतना ही गेन करता है। इस आवाज को दोबारा से सुन लीजिएगा मेरा बेटा, मैं अगेन वही चीज रिपीट करता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज बताता है, इस चीज को अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम का हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में एक जैसा रहना। ये जो जितने भी लॉ फिजिक्स में पढ़े जाते हैं मेरा बेटा, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली सच साबित नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, कमी या ज्यादती हो जाती है। ये हम आइडियल एक स्टैंडर्ड सेट करते होते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से किसी किस्म की कोई फोर्स ना लग रही हो, इन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में the total momentum of the system remains constant. Total momentum of the system, the total momentum of the system remains
कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारे पास टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, एक जैसा होता है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को प्रूव करना, ये हमारे पास एक्चुअली स्टेटमेंट है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। एक आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है। मेरा बेटा अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करें या अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आपका ये जो इशू है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा अपनी थोड़ी नीयत ठीक कर ले तभी ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी मेरा बेटा। बहुत से लोगों को ये जो नीयत में टेक्निकल इशू आता है ना मेरा बेटा, उसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी या वीडियो क्लियर नहीं आती। और ये गनिया और गनवा जो भी मेरा बेटा जरा ध्यान से ना कान लगा के मेरी बाजी सुना कर। आपका सिर्फ एक ही कमेंट होता है रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। सबसे पहले मेरे बेटा दोबारा से ये चीज क्लियर करता हूं, मेरी बहन घनवा, अभी कुलियन का वर्ड मैंने बोला ही नहीं है। इतने आइंस्टाइन और अफलातून बच्चे हैं जी हमारे कि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ और एंड वाली लाइन देखे सर जी ये क्या होता है। अब आप लोगों के सामने में एक एग्जांपल रखता हूं। मैंने आसान लफ्जों में आपको यह बताया था कि हमारे पास लॉस मोमेंटम में जितना लॉस इन मोमेंटम आएगा किसी एक सिस्टम के अंदर, दूसरे में उतना ही गेन होगा। जितना लॉस आएगा उतना ही गेन होगा, जितना लॉस आएगा उतना ही गेन होगा। किसी एक सिस्टम में जितना लॉस आएगा और उतना ही दूसरे में उतना गेन होगा। अब मेरा बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा कि बहुत मेहरबानी। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है। अब मेरा बेटा मैं कहता हूं m1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 और u2 भी इसी डायरेक्शन में m2 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u2। अभी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स, एक का मैस m1 है दूसरे का मैस m2 है। एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी u1 है और दूसरे की वेलोसिटी u2 है। मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि हम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेते हैं। यहां पे मैंने वर्ड बोला था टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैं इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं। अभी इन दोनों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई किसी किस्म की कुलियन। ये दो चीजों को आपस में टकराना, इसको हम कुलियन का नाम देते हैं। जैसे आप दीवार के साथ कोलाइड करें, टक्कर मारें, तो वो भी आपके सामने एक कुलियन होगी। अब मेरा बेटा बिफोर कुलियन, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम क्या आएगा? अगर इसका मोमेंटम मैं कैलकुलेट करूं, इसका मैस और इसकी वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे m1 u1। इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो इसका मैस और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा m2 u2। अब मुझे टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अगर टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2, ये आ गया मेरे पास टोटल मोमेंटम बिफोर दी कुलियन। ये मेरे पास आ गया मेरा बेटा टोटल मोमेंटम बिफोर दी कुलियन। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। साथ ही मैं ये बात करता हूं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। मैं ये बात करने लगा हूं कि जो पहले बॉल की वेलोसिटी है वो दूसरे से ज्यादा है। पहले बॉल की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा है। अगर फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि जैसे आगे वाली गाड़ी थोड़ी स्लो स्पीड के साथ जा रही है और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पिछले वाली जो गाड़ी है वो दूसरी वाली गाड़ी के साथ जाके क्या करेगी, टक्कर खाएगी, कोलाइड करेगी। सो ये दोनों कुलियन करते हैं m1 और m2। टकराने के बाद जाहिर सी बात है एक की वेलोसिटी में थोड़ा
कमी आएगी। जैसे आप स्नोकर खेलते हुए एक बॉल को दूसरी बॉल से जब टकराते हो तो एक की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और दूसरे की स्पीड उतनी ही ज्यादा हो जाती है। एक में जो डिक्रीमेंट आता है या डिक्रीज आता है वही दूसरे में क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है। अब मैं ये बात करता हूं आफ्टर कोलिजन, यहां से नाउ आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद मैं ये बात करता हूं कि आपके पास m1 है जो वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो गया और m2 v2, मतलब जाहिर सी बात है उनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ गया। एक की वेलोसिटी में जो कमी आई दूसरे की वेलोसिटी में उतना इंक्रीज आ गया। अब मसला ये होता है कि मतलब एक हाथ में फर्ज करो मैं हमारे पास टोटल 10 रुपए हैं, एक बंदे के पास 7 रुपए हैं, एक के पास 3 है। तो क्या किया हमने, एक बंदे को 2 रुपए और दूसरे को दे दिए तो दोनों के पास 5-5 हो गए। टोटल हमेशा एक जैसा है। टोटल क्या आ रहा है मेरा बेटा, एक ऐसा है। आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि एक की वेलोसिटी में जितना डिक्रीज आ रहा है दूसरे की वेलोसिटी में उतना ही इंक्रीज आ रहा है। एक की वेलोसिटी में जितना इंक्रीज आ रहा है दूसरे की वेलोसिटी में उतना ही डिक्रीज आ रही है। एक में जितना डिक्रीज आएगा, अगर पहले वाला ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी अब उसकी वेलोसिटी कम हो गई और दूसरा ऑब्जेक्ट उसने उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी गेन कर ली। गेन ऐसे कर ली कि उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन टोटल फिर भी क्या रहेगा, सेम। मैं अगर आफ्टर द मोमेंटम या आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम टोटल कैलकुलेट करूं तो पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा m1 v1, दूसरे क्या आएगा m2 v2, लेकिन हमने तो इनका टोटल निकालना था। जब टोटल आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कोई वैल्यूज लेकर तो ये चीज याद रखना मेरा बेटा, जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इसका आंसर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इसका आंसर, इनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। तो हमारे पास इस एग्जांपल में ये चीज प्रूव हो जाती है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा रहता है बिफोर कोलिजन भी और आफ्टर कोलिजन भी। तो अब मैं मेरा बेटा इस चीज को दोबारा से लिखता हूं। अच्छी लाइन बेटा आपने कॉपी की है गूगल से। अब मेरा बेटा ये कैमरे का डाउनलोड करने का कोई इशू है, कैमरे का देखे कोई फोकस का कोई इशू तो नहीं है, एक बाजी कह रही है कि बार बार। अब मेरा बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जी रमीन बाजी अब जरा ध्यान देती तो हो जाती एग्जाम्पल। भैया एग्जाम्पल ये दी थी कि टकराने से पहले मैस m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है और m2 की वेलोसिटी कम है। मैस तो उनके अपनी जगहों पे सेम रहेंगे, मैस तो नहीं बदलेंगे। टकराने से पहले उनका जो टोटल मोमेंटम निकाला फ़र्ज़ करें वो आ रहा था 15। उसके बाद जनाब आपने क्या किया, आपने कहा कि u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है। कुछ देर के बाद दोनों आपस में टकरा जाते हैं, टक्कर मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो आपस में टकराते हैं, जैसे ही वो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जिसकी वेलोसिटी कम थी, जैसे कि दो चीजें आपस में टक्कर मारें, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, जो रेस्ट में होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जितना डिक्रीज आता है दूसरा उतना ही टकराने के बाद गेन कर लेता है। दोनों को दोबारा फिर ऐड करें, आंसर फिर भी क्या आता है, सेम आता है। मतलब दो लोग एक ही कमरे में बंद हैं, दोनों ने एक दूसरे से चीजें छीननी है, तो एक के पास जितनी कमी होगी वो दूसरे से छीन लेगा। फर्ज करें उनके पास 100 रुपए है, वो 100 रुपए को जैसे मर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, वो 100 रुपए को जैसे मर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 100 रुपए को जैसे मर्जी आपस में भैया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई एक दफा एक 30 ले लेता, दूसरा 70, दूसरा 70 लेता तो पहले वाले के पास 30 हो जाते हैं। जब इन दोनों का टोटल निकालोगे, टोटल हमेशा क्या रहेगा, एक जैसा, क्योंकि उनकी आपस में इंटरेक्शन हो रही है। और जब आपस में इंटरेक्शन होती है उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमारा हमेशा क्या रहता है मेरा बेटा, एक जैसा रहता है।
सो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है बुलेट एंड गन की, वो कल करेंगे। अभी आप लोग अपनी बुक में जरा ध्यान फरमाएं तो सबसे पहले सेंटर में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उससे पहले पैराग्राफ में सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद अब इसी पेज के एंड पे जाएंगे तो कंसीडर टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 और m2 की बात करेंगे मेरा बेटा। कंसीडर m1 और m2, उनको राइट साइड पे डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, बिफोर द कोलिजन, और उनका जो मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 होगा। टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज मोमेंटम को भी टकराने के बाद जब उनका टोटल निकाला गया तो रिजल्ट अगेन बिल्कुल क्या आ रहा था मेरा बेटा, सेम आ रहा था। जब रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गया तो हमने ये चीज कह दी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यहां तक आप लोगों ने याद करना है, जहां पे लास्ट में ये डायग्राम बनी होगी, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 बराबर आता है m1v1 प्लस m2v2 के। दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाई माय नेट इज टू स्लो। अब मेरा बेटा ये तो आप अपने अब्बा जी से पूछो ना कि उन्होंने नेट इतना स्लो क्यों लगवाया हुआ है। आप लोगों की फजूल डिस्कशन और फजूल किस्म के कमेंट, अब ये चीज भी अब हमें बतानी पड़ेगी कि किसी के पास जो नेट है वो स्लो क्यों आ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बाजी ने एक लफ्ज भी पूरे लेक्चर में गौर से नहीं सुना होगा। सिर्फ और सिर्फ उनका जो कमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुंच जाएं। और आइडियल केस में जितने भी लॉ की बात की जाती है, आइडियली बात की जाती है हमजा साहब, और आइडियल केस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियली बात इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई चीज का स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो ये चीज आएगी। जी मेरा बेटा सबको क्लियर हो गया तो क्लियर वाला कमेंट कर दे। मैंने बार बार आप लोगों को ये चीज समझाई है कि आपकी क्लास अभी मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर क्लास 9th क्लास है। सो बिहेव लाइक द ह्यूमन बींग्स। दूसरी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग क्लासरूम में होते हैं तो मैंने उस दिन भी कहा था सारी बातें करो, नो इश्यू एट ऑल। अभी जैसे जिन लोगों को क्लियर हो रहा है उनको इसलिए क्लियर हो रहा है कि उन्होंने थोड़ी ठंड रख के ना लेक्चर को सुन लिया था। अब लेक्चर सुना नहीं होता, इधर उधर बातें शातें करने के बाद, कमेंट्स करने के बाद जब ध्यान दिया कि अब सर जाने वाले क्लास में, सर रिपीट प्लीज। एथिकली समझाना, आपको ट्रेन करना, ये मेरा फर्ज बनता है मेरा बेटा। इसको आप लोगों ने गुस्सा समझना है, इसको आप लोगों ने प्यार समझना है, या इस लोगों को इस चीज़ को आप लोगों ने बड़े भाई की नसीहत समझनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोग अपना या दूसरों का टाइम वेस्ट करो। जब आप लोग क्लासरूम में बैठ गए हो, आपने लॉगिन कर लिया है, देन क्यों, ऐसी क्या रीज़न है कि हम जानबूझ के फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट करें। ये कमेंट्स लास्ट वाला करना यार जरा सा। जी अभी आप लोगों के सामने आपका टेस्ट शो हो जाता है। टेस्ट स्टार्ट करते हैं सर जिनका। इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो स्ट्रेचेबल हो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर की इलास्टिसिटी उसको मजबूर करती है उसको स्ट्रेच करने के बाद कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। और जो लोग भी बेटा न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अगर फॉलोअप नहीं किया तो फॉलोअप भी करें और अपना जो लेक्चर का फीडबैक है उसको भी ज़रूर सबमिट करवाएं। जी जनाब, आप लोगों के सामने आपका रिजल्ट आ गया और बहुत से लोगों ने पूरे नंबर भी लिए हैं माशाल्लाह से। और जिन लोगों ने नहीं लिए उनको ज़रा सोचना चाहिए कि इतने आसान टेस्ट में भी अगर आपके नंबर कटते हैं तो आपको थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जैसे कि ये कोई ऐना शैना मेरे सामने आ रही हैं जिनके 0 नंबर मेरे सामने शो हो रहे हैं, तो मेरा बेटा कुछ अक्ल करो, अल्लाह के बंदो, मेहनत किया करो, मेहनत किया करो। आप लोगों ने क्या ज़िंदगी में आलू छोले बेचने हैं या फ्रूट चाट की रेडी लगानी है? चलो भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें। और अपना लेक्चर का मेरा बेटा जो फीडबैक होता है ना मेरी जान, वो ज़रूर सबमिट किया करें। और जो कि आप लोग जहमत नहीं करते लेकिन फिर भी किया करें। खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो।
अल्लाह हाफिज़।